नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्क्समैन इन फिजिक्स की एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ मार्क्समैन के एक एल्यूमिनाई बहुत ही सक्सेसफुल स्टूडेंट मिस्टर सुमित कुमार हमारे साथ हैं। हेलो सुमित। आज हम जानेंगे सुमित की जर्नी के बारे में कि सुमित ने कहाँ से स्टार्ट किया, है ना, कहाँ पे आज ये स्टैंड कर रहे हैं और किस तरीके से कन्वेंशनल जो साइंस के बच्चों की अप्रोच होती है उस अप्रोच से अलग हट करके इन्होंने काम किया और वो पाथ इन्होंने चूज नहीं किया। आज ये सीनियर रिसर्च फेलो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और मास्टर्स इन केमिस्ट्री हैं। बाकी अपनी जो भी उपलब्धियां हैं हम इन्हीं से सुनना चाहेंगे। तो सुमित, आज आपके पास में क्या क्या डिग्रीज हैं, क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स हैं, एक बारी प्लीज बता दीजिए। Hello to everyone. Myself Sumit. Right now I am a senior research fellow in University of Delhi, Department of Chemistry. In addition to, I am a visiting research scholar also, City University of New York, USA. I am a CSIR qualified with All India rank 50. I am GATE qualified. Till date, I have 31 publications to my name, and last week we submitted a one patent also. So till date, in short, you can say right now I am doing my research in chemistry, specifically in organic synthesis, in batteries, in carbohydrate chemistry. तो सुमित, इस बारे में बताएं कि जैसे सबसे पहले तो आपने 10th किस ईयर में की एंड देन 12th आप किस ईयर में पास आउट हुए, कितना समय मतलब हो गया? सर मैंने 10th 2013 में करी थी और 12th मेरी 2015 में हुई। ठीक है। तो उस समय से लेकर के आज तक, जैसे अगर हम बात करें एक नॉर्मल 10th और 11th के स्टूडेंट की, जब आप 10th में थे और 10th से जब आप 11th क्लास में शिफ्ट हुए, है ना, तो जनरली लोग ये बोलते हैं कि भाई साइंस लेने के ऊपर बड़ा टफ हो जाता है। तो आपने भी क्या ये चीज महसूस की कि भाई 10th थोड़ा सा इजी थी या क्या क्या डिफिकल्टीज तुम्हारे सामने जो है आई? मैं सर उससे भी अगर थोड़ी पहले से बात करूँ तो जब हम पैदा होते हैं इंडिया में, जब हम जैसे जैसे टाइम के साथ हम आगे चलते हैं, बचपन में कोई नहीं सोचता कि मैं साइंस लूँ या मैं स्टार्टिंग में ये होता है या तो मुझे सचिन बनना है, मेरे टाइम में सचिन ना हो, अब विराट कोहली बनना है, या हमें बॉलीवुड स्टार बनना है। फिर टाइम के साथ साथ फैमिलीज, क्योंकि हमेशा से ये है कि रेस सबके लिए सेम नहीं होती कि किसी की स्टार्टिंग कहीं से हो रही है, किसी की स्टार्टिंग कहीं से हो रही है। मैंने भी किसी एक पॉडकास्ट में भी सुना था कि एक 400 मीटर की अगर रेस है तो लाइफ में सबकी स्टार्टिंग लाइन सेम नहीं है। कोई ऑलरेडी 300 मीटर पे खड़ा है, कोई -100 मीटर पे खड़ा है। तो फैमिलीज के साथ आपके फैमिलीज बैकग्राउंड क्या है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बट ऐसा नहीं है कि सबकी किस्मत पहले से डिटरमाइंड होती है। आप क्या करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी विल क्या है, आप अपने से कितने ईमानदार हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और ये आगे भी फॉलो होती है। और जैसे कि अब मैं 10th से बताऊं तो मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैं हमेशा से पढ़ाई में अच्छा था, तो मुझे यही लगता था कि इवन कि मैं तो सब कर लूँगा। तो हम 10th तक हम ये थे कि मैं हमेशा टॉप 3 में क्लासेस में रहा, हमें सर्टिफिकेट्स मिले। इवन एट दैट टाइम कभी पेंसिल बॉक्स भी मिलता था। अगर मैं 2nd 3rd की बात बताऊं तो फिर ट्रॉफीज़ का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, फिर ट्रॉफीज़ मिलने लगी। तो मुझे हमेशा से यही था कि मैं तो सबसे अच्छा हूं। हम अपने ग्रुप में हमेशा से रहे 10th तक। फिर 10th के बाद हम जैसे 11th में गए, क्योंकि 10th तक आपकी साइंस होती है, बहुत बेसिक होता है। एक लक्ष्मी सिंह बुक आती थी कि आप बस वो पढ़ लो, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, आपको आता है नहीं आता, दैट्स इनफ। देन आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन साइंस। मैं ये नहीं कि किसी को कॉमर्स या आर्ट्स, बट बात ये है जो इंटरेस्ट आपका हो, क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही ईमानदारी आप उसी से करोगे। तो ईमानदारी सबसे ज़्यादा की है। मुझे साइंस से फैसिनेशन नहीं, बट एक ट्रेंड ही था। अब थोड़ा बहुत चेंज हुआ है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं। बट उस टाइम पे एक मिथ ही ये था कि 2013 की अगर बात करूं कि जो साइंस वाले होंगे वो सबसे अच्छे बच्चे हैं, फिर जो थोड़े कम है वो कॉमर्स वाले हैं और उससे कम फिर आर्ट्स वाले। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। और उसमें भी ये था कि जिसके पास दोनों है, मैथ्स और बायोलॉजी है, तो दोनों वो सबसे अच्छा बच्चा है। तो मेरे को यही था कि हम सबसे अच्छे रहने चाहिए, कि हर जगह आपकी तारीफ हो। तो ये नहीं कि मुझे पहले कोई स्पेसिफिकली इंटरेस्ट था, तो बट इसीलिए साइंस लेनी थी और उसमें भी बायो लेनी थी और हमने मैथ्स दोनों ली। तो स्टार्टिंग में तो ये था कि हम भी 30 मार्क आए,
हम ही सब कुछ कर लेंगे। जब तक मैं कोचिंग्स भी नहीं करता था, खुद ही पढ़ाई करता था, तो कि मेरा ये था कि मैं आज तक कर रहा हूँ, हम तो कर ही लेंगे, क्यों किसी को पैसे देने। तो हमारी 10th पास हुई, हम 11th में आए, तो इनिशियली पढ़ने लगे, बायो ईजी लगने लगी कि, और केमिस्ट्री ठीक लगने लगी, स्टार्टिंग विथ फिजिक्स। तो फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर आई थिंक एट दैट टाइम दैट इज एसआई यूनिट से रिलेटेड था। देन एरर्स, आपको LHS इक्वल्स टू में RHS, तो हम तो वहीं से ही हो गए थे कि हम कर क्या रहे हैं, कि बस M से M काट दिया, किसी यूनिट से काट दी, और फिर ये हो गया। तो इसी देन मुझे एक सर थे, कमल सर, उन्होंने, एक हमारी सीनियर थी दिव्या गुप्ता, वो सर के पास पढ़ती थी, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि सुमित यू शुड ट्राई। मेरे को ये था कि नहीं, किसी कोचिंग की क्या जरूरत है, हम खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोचिंग में टैग लग जाता है कि आप वहाँ कोचिंग से पढ़े थे इसीलिए आपका ये हुआ। बट देन आई रियलाइज कि ऐसे तो पॉसिबल होगा नहीं, और मेरी 11th-12 गवर्नमेंट कॉलेज से, गवर्नमेंट स्कूल से है, और ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट स्कूल से हो तो आपका कुछ नहीं होगा। और नाउ डेज सबके पास इतने सोर्सेज है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ आर इक्विवेलेंट। तो मैं पहले सर के पास इंट्रोड्यूस हुआ, तो जब सर के पास मैं फर्स्ट टाइम आया, मैंने कॉल की, हम 5 दोस्त आए थे, और आप इस बात से लगा लो कि मैं मतलब अपने आप को कितना समझदार लगाता था। मैंने सर के पास आगे किया, मैंने ये नहीं पूछा कि सर हम आप कैसा पढ़ाओगे या क्या पढ़ाओगे, क्योंकि आई एम बिलोंग्स टू लाइक अ लोअर मिडिल क्लास और जस्ट ओके फैमिली। तो मैंने सबसे पहले यही पूछा कि सर हम 5 दोस्त आए हैं, हम 5 इकट्ठे आए हैं, आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, कि कुछ फीस में से कंसेशन हो सकता है क्या? तो सर ने स्माइल किया, तो ये बोले कि हाँ पक्का। सर ने कुछ नहीं कहा, और मेरा मानना है कि ये नहीं कि जिस टीचर ने सिर्फ आपको पढ़ाया है, इवन टिल डेट आई एम लकी इनफ कि मेरे को जितने भी लोगों ने पढ़ाया या मैं जिनके साथ अभी मैं काम कर रहा हूँ, आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है और आज तक करते हैं। मैं थोड़ी देर पहले भी सर को ये कह रहा था कि टीचर्स का रिलेशन या इवन स्टूडेंट का ये नहीं होता कि उन्होंने क्या, जो हम कहते हैं ना, क्या ही किया, बस पढ़ाया ही तो था। सिर्फ पढ़ाई जॉब के लिए नहीं, आपको कितना सपोर्ट, आपको लाइफ में इंसान, आप पढ़ाई से बनोगे नॉलेजेबल इंसान। आप अगर कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं पढ़ा लिखा, आप इजीली उसे बता सकते हो। ये जर्नी आपकी टीचर से स्टार्ट होती है, ठीक है। आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, जितनी मेरी उम्र नहीं उससे ज़्यादा सर को साल पढ़ाते हुए हो गए ऑलमोस्ट, तो वो एक्सपीरियंस, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जस्ट फीस, नोट्स, मार्क्स तो वैसे आ जाएंगे, अब तो हर किसी के मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। तो सुमित, जैसे तुमने कहा कि हमको ये लगता था कि भाई हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे और हमको इंस्टीट्यूट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जब तुमने 11th क्लास में ज्वाइन किया, तो क्या तुमको ज्वाइन करने के बाद में कोई एडवांटेज लगा कि हाँ भाई अपने आप से करने से बेहतर है कि किसी की गाइडेंस में किया जाए? डेफिनेटली सर, मैंने जैसे कहा कि सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं थी। मार्क्स स्कोर हो जाते कि आपको जस्ट डेरिवेशंस रटनी है, आपने वो कर लिया, बट जो चीज़ें समझ आने लगी, इंटरेस्ट आपको तब आएगा जब आपको चीज़ें समझ आएंगी। आपके पास आने के बाद मुझे फिजिक्स में स्पेसिफिकली तो मुझे चीज़ें समझ आने लगी कि ये हम कर क्यों रहे हैं। जैसे मैंने बोला LHS इक्वल्स टू RHS, तो मैं वो फिर पता था मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, और जब आपको पता है तो हमारा इंटरेस्ट आता है, आप खुद करना चाहते हैं। तो ये जब हम 10th से 11th आए, फर्स्ट मेरा जो कोचिंग में एक्सपीरियंस रहा वो ये था कि आपको चीज़ें समझ आने लगी, और जब आपको चीज़ें आएंगी, आप पढ़ोगे तो मार्क्स आप ऑब्वियसली स्कोर करोगे। अच्छा, एक चीज़ और है सुमित, कि जैसे अगर हम पेरेंट्स को ये बात बोलते हैं तो जनरली उनको लगता है कि हो सकता है वो हमारी बात पे बिलीव ना कर रहे हो। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे 10th क्लास में हमारी एक परसेंटेज रही और 10th क्लास में हमारे मार्क्स जो है अपर साइड पे रहे, तो ये बात सही है कि 11th क्लास में जब हम आते हैं तो हमारे जो मार्क्स हैं वो थोड़े से डिक्रीज करते हैं। yes, वो बिल्कुल एकदम डाउन साइड पे जाएंगे। लेकिन मैं ये सभी से कहता हूं कि फिर वो मार्क्स 12th क्लास में, अगर आपने 11th में बेस अच्छा बना लिया है, यस सर, तो अगर मेरा मानना है कि आप 11th क्लास में अगर 70 में से 40-50 मार्क्स भी स्कोर कर रहे हो थियरी में, yes, सर, मैं प्रैक्टिकल्स की बात नहीं कर रहा, तो ये 70 जो मार्क्स हैं टोटल आउट ऑफ 100, ये 90 में कन्वर्ट हो जाते हैं 12th। तुम्हारा क्या मानना है? सर बहुत आराम से हो जाते हैं। मैंने जैसे कहा कि 10th से तो हमें ये था ना कि बस हमें एक वो बुक पढ़नी है, हमारा हो गया। जब आप 11th में आते हो, आपके पास, जब पहले सिर्फ एक साइंस, आपके पास अब 3 अलग अलग बुकें हो गई, अब आपके पास केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, मैथ्स हो गई, और सबका सिलेबस बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो
जब आप फिर पढ़ना जब स्टार्ट करते हो, जब एग्जाम आता है, एग्जाम थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड आने लग जाता है, एज इट इज एनसीईआरटी के पीछे से क्वेश्चंस नहीं आते, तो आपको इसीलिए फिर चीजें आनी चाहिए, आपको चीजें समझ आनी चाहिए। तो जब एकदम से आते हैं तो स्टार्टिंग में, क्योंकि आप आते हैं 10th की छुट्टियों के बाद, गर्मियों की छुट्टी के बाद ज्वाइन करते हैं, तो पढ़ते पढ़ते 2 महीने लग जाते हैं, बच्चा क्वेश्चन उठता है, एडजस्ट होने में लग जाते हैं। तो पढ़ना कैसे, क्योंकि 10वीं तक तो मुझे लगता है कि मेनली रट्टा मार के भी बच्चा काम चला लेता है। तो जब आप फिर सीधा एग्जाम आते हैं, जब क्वेश्चन पेपर आता है, तब आपको रियलाइज होता है ये क्या, ये तो हुआ नहीं। तो इसीलिए हमेशा मोस्टली सबके साथ, बहुत रेयर ही कोई होगा कि किसी का 10th से 11th ग्रोथ बढ़ा हो। हाँ। तो हमेशा सबके मार्क्स डिप करते हैं, और ये एक जरूरी भी है, क्योंकि जब आपको रियलाइजेशन होगा फिर आप थोड़े और एफर्ट्स डालेंगे, और वहीं से आपकी एक्चुअल में फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, मतलब जो फर्स्ट एग्जाम हुए, आपकी जर्नी तब से स्टार्ट होती है, तब आपको अपना रियलाइजेशन होता है। मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि सितंबर तक का जो टाइम है ना, वो बच्चा इस बात में निकाल देता है, अगर पढ़ने वाला बच्चा है, कि मुझे बेसिकली पढ़ना कैसे है। क्योंकि 10th तक तो वो सिर्फ रट रटा के काम चला लेता है, और उसी पैटर्न पे 11th के भी एग्जाम देने वो स्टार्ट कर देता है, और वहां पे कई बार फेल भी हो जाते हैं बच्चे ना स्टार्टिंग की यूटीज में। तो ये तो चलो ठीक रहा कि भाई ऐसा होता है 12th में, क्योंकि मेरे ख्याल से तुम्हारे भी 12th में फिर 95 आए थे ना फिजिक्स में। यस सर, 95। अच्छा, सेकंड थिंग सुमित के जैसे उस समय पे देखो, हालांकि आज तो ट्रेंड फिर भी थोड़ा सा बदल गया है, सन 2013, 14, 15 की अगर हम लोग बात करें, तो उस समय तो लोगों के दिमाग में एकदम ये सेट था कि या तो जेई, मतलब या तो आईआईटी करेंगे या नीट करेंगे। तुमने ना तो नीट ही किया ना आईआईटी ही किया, तुमने एक बिल्कुल अलग रास्ता पकड़ा। तुमने केमिस्ट्री ऑनर्स किया, यस सर, देन फिर मास्टर्स इन केमिस्ट्री किया, है ना। तो ये पहली बात तो ये बताएं कि भाई ये रास्ता क्यों पकड़ा, और दूसरी चीज ये भी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए कि साहब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जेई और नीट के पीछे ही भागेंगे तो ही आपका बेसिकली काम चलेगा, या आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिना जेई नीट के भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। सुमित इसका जीता जागता जो है ना एकदम लाइव एग्जांपल है। तो सुमित क्यों नहीं जेई और नीट परस्यू किया? मैं अगर ईमानदारी से कहूँ, मैं ये कहूँ कि मैं जब कोचिंग आया था तो मेरा ये टारगेट नहीं था कि मैं नीट करूँ या जेई करूँ। इवन मैं नीट क्वालिफाइड हूँ, मैं जेई क्वालिफाइड हूँ, अच्छी रैंक्स के साथ क्वालिफाइड हूँ। तो जब हमने ये क्वालिफाई किया, और मैं इवन एक बार सर के साथ भी मिला था, वो मैं फिर कभी बताऊंगा बाद में। तो जब हमने क्वालिफाई होने के बाद, क्योंकि उस टाइम पे अलग अलग एग्जाम्स होते थे, नीट बाद में हुआ था, उस साल के बाद हुआ था, और जब ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम चीटिंग हो गई थी तो वो पेपर दोबारा हुआ था। तो जैसे कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा तो हो ही जाएगा। एक कोमेड की एग्ज़ाम होता था कर्नाटक में, जब हर स्टेट का अपना मेडिकल का एग्ज़ाम होता था, तो हम कोमेड की एग्ज़ाम देने गए थे। मेरा वो एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ। तो मुझे ये कि वही जो ओवर कॉन्फिडेंस, और आपके साथ साथ जर्नी आपके पेरेंट्स की भी होती है, तो मुझे ये था कि मेरा वहाँ भी हो जाएगा। तो जेई में मैंने, जेई मीन्स मेरा क्लियर था, एडवांस का मैंने फॉर्म ही नहीं भरा क्योंकि मैं कोमेड के गया हुआ था, और मुझे ये था कि मेरा यहीं मेडिकल हो जाएगा और डॉक्टरी करेंगे। तो वहाँ हुआ, इधर से नीट कैंसिल हो गया, तो फिर मैंने कोमेड के छोड़ दिया। होने के बाद भी मैंने इसलिए छोड़ दिया कि नीट ही हो जाएगा, कोमेड के सेमी गवर्नमेंट, तो आपको वहाँ कुछ फीस क्यों देनी है, तो आपका यहाँ हो जाएगा। तो फिर सेकेंड टाइम नीट हुआ, तो नीट से पहले एम्स हुआ। 1 साल पहले जाटो का ओबीसी किया कांग्रेस गवर्नमेंट ने, तो मेरा एम्स का एग्ज़ाम हुआ। मेरा एग्ज़ाम बड़ा अच्छा हुआ, मुझे ओबीसी में मेरे पास कॉल लेटर आया, लेकिन शायद आई थिंक पता 13 या 14 के आसपास उनकी वो होनी थी कि एडमिशन किसको कहाँ अलॉट होगा। 6 या 7 को जाटो का ओबीसी कैंसिल कर दिया, तो हम बाहर हो गए। तो एकदम से सब बाहर हो गए कि अब ये क्या। और फिर नीट दूसरा पेपर हुआ, उसका अभी जब तक रिजल्ट नहीं आया था, तो आई थिंक मेरे उस टाइम पे 453 स्कोर था, और शायद कट ऑफ ही 452 थी। तो आई एम जस्ट क्वालिफाइड। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज शायद नहीं मिलता, प्राइवेट आपको मिल जाता, बट मुझे हरियाणा, क्योंकि मैं हरियाणा का हूँ, तो मुझे हरियाणा का गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ, बट मेरे पास डोमिसाइल नहीं था, तो मेरा वो भी रह गया। तो मैं फिर सर के पास ही आया था, तो सर ने कहा कि सुमित बहुत कॉमन है ब्रेक लेना, आप अच्छे हो, आप ले सकते हो, क्योंकि आपको ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा स्कोर करना है, सिर्फ 15-20 नंबर, क्योंकि मेरे 453 थे, तो अगर आप 470, उस टाइम पे 470 480 में आपका हो जाता था। नाउ डेज 720 भी कम है। तो कि बट आप लेना चाहते हो तो ले लो, और अगर ये है कि आपको गैप नहीं दिखाना,
तो जितना आप अच्छे हो पढ़ाई में 11th और 12th में, अगर आप ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लोगे तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ऐसा कुछ बर्डन नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट आपका 11th 12th में कवर हो जाता है। तो मैंने फिर जैसे ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और उसके बाद फिर मैंने कभी दोबारा एंट्रेंस दिया ही नहीं, क्योंकि वहाँ से भी जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आप जानोगे नहीं, आपको ऑप्शंस दिखेंगे नहीं। फिर आज तो ऐसा हुआ कि केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बनता चला गया। यस सर। और फिर हम बाद में फिर उसी लाइन में ही कंटिन्यू चले गए। कंटिन्यू करते चले गए। चलो, बड़ी अच्छी बात है। एक लास्ट चीज जो मैं ये पूछना चाहूंगा कि, और इसमें कोई मतलब मैं ये नहीं चाहता कि बाइस्ड होने की जरूरत है या कुछ भी, जो एकदम ट्रू बात है वो ये कि तुम ये क्या मानते हो या तुम क्या समझते हो कि 11th 12th क्लास तुमने जब हमारे यहाँ से फिजिक्स पढ़ी तो उससे तुम्हें कुछ गेन हुआ, या मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई क्या तुम किसी स्टूडेंट को हमारे को रिकमेंड करना चाहोगे, तो उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है कि मतलब क्या हम रियलिटी में हेल्प कर पाए फिजिक्स के रिगार्डिंग या नहीं कर पाए? अगर स्पेसिफिकली अगर फिजिक्स के रिगार्डिंग ही बोले तो मैं आपको अगर मार्क्स ही बताऊं, जैसे कि जब मैं 10th से 11th में आया तो 10th में मेरा भी 9.8 CGPA था। 11th में मेरे जो फर्स्ट सेमेस्टर, तो जब आई थिंक 70 मार्क्स का पेपर होता था, 70 और 30 प्रैक्टिकल, तो मेरे 70 में से आई थिंक 38 और 39 नंबर थे 11th में। तो मेरे लिए वही बहुत था कि मेरा 60% मार्क्स आए, मेरे लिए तो वही बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन फिर जब ज्वाइन करने के बाद जब मुझे चीज़ें समझ आने लगी, तो समझ आने लगेगी तो आपके लिए पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। तो जस्ट ये नहीं कि मार्क्स, लेकिन उसके बाद मार्क्स ऑटोमेटिकली आने लगे। और मेरे 12th में फिजिक्स में इवन उस साल फिजिक्स का और मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा आया था। 2015 की बात बता रहा हूँ। तो मेरे बट स्टिल फिजिक्स में 95 आए, थैंक्स टू सर। इन्होंने जितना भी, और थ्रू आउट, ये नहीं कि अभी भी मैं बेसिक केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ, तो पढ़ाई में तो फिजिक्स की स्पेसिफिक बात करें तो सर का बहुत बड़ा रोल है। और सिर्फ फिजिक्स के अलावा भी अगर बात करें तो टिल डेट आज तक मेरे को हमेशा ये है कि अगर मेरे को कभी भी किसी भी चीज़ की, मैं बेझिझक सर के पास जा सकता हूँ। सर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फ़ोन पिक नहीं करेंगे या ये कि नहीं सुमित हो गया, पास होगा, अब कौन सा फीस देगा, अब इसका मेरे को क्या करना है। तो एक रिलेशनशिप सर ने जैसे ट्रीट किया है कि मोर देन स्टूडेंट, नॉट जस्ट अ स्टूडेंट, कि आप आए, अपनी फीस दी, आप कोचिंग करके चले गए, तो सर थैंक्स टू यू। भाई हमारी कोशिश तो देखो बेसिकली ये ही रहती है कि बच्चों में लाइफ की जो वैल्यूज हैं वो भी थोड़ी सी डाली जाएं। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप, मुझे नहीं लगता कि आपको 100% प्रोफेशनल होने की जरूरत है। यस सर। मेरा ये मानना है कि अगर आप रिलेशन नहीं बनाओगे किसी भी प्रोफेशन में, तो आप उसके साथ जो है ना जस्टिस नहीं कर रहे हो। हमको सिर्फ बच्चे पढ़ाने नहीं है। यस सर। ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सर। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि अगर आज मैं अच्छा हूँ या अगर मैं कर रहा हूँ या मैं एक रिस्पेक्टफुल पर्सन हूँ, तो मेरी वो जर्नी स्टार्ट हुई वो आपसे इनिशियली। और उसके बाद आप कह सकते हो आप पहले थे, जो पहला स्टेप था। उसके बाद मुझे जो भी फैकल्टीज मिली, जो भी मेरे गाइड्स मिले, जो भी मेरे सुपरवाइजर, वो मुझे सब अच्छे ही मिले। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। ये तो थैंक्स टू यू सर, क्योंकि स्टार्ट आपसे हुआ था। अब एक चीज और लास्ट, जैसे आज जो बच्चे 11th 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको अगर कोई मैसेज देना चाहो तो? उसमें मेरा ये है कि अगर सिर्फ आपको 11th 12th की है और अगर जस्ट आप ये कि फैमिली आपको चाहती है आप मेडिकल करो या इंजीनियरिंग करो, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शंस की कमी नहीं है, ऑप्शंस बहुत हैं, बट आप अपने काम से ईमानदारी रखो। अगर आप पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, सिर्फ 11th 12th कर रहे हो, नीट के लिए फोकस है, आपका जो टारगेट है ना, आप उस पर ईमानदार रहो। आप ईमानदार है, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई सेटबैक मिलेगा, आप हमेशा ही अच्छे रहोगे, ऑप्शंस अपने आप खुलते रहेंगे। तो ट्रस्ट बहुत जरूरी है और आपके अपने काम से ईमानदारी। थैंक यू सो मच सुमित। थैंक यू सर। मैं इतना समय निकाला और उम्मीद है कि जिस एम को लेकर के हमने ये एक शूट किया है कि भाई बच्चों के अंदर से थोड़ा सा मिथ निकले इन चीजों को लेकर के, हम उसको सॉल्व करने में कामयाब रहे होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।